हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एग्री आईक्यू। तो जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने APB 5121 का पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व करा था, उसी एक कंटिन्यूएशन में इस लेक्चर में हम लोग पार्ट सी एंड पार्ट डी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी में हमारे पास है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बफर, मतलब कि बफर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम लोग बफर का डेफिनेशन देखते हैं। A buffer solution refers to an aqueous solution. It consists of a mixture of a weak acid and its conjugate base or vice versa. उसकी properties हैं, it has a definite pH, its pH does not change on standing for a long period of time, its pH does not change on dilution, its pH is slightly changed by addition of a small quantity of acid or base. तो सबसे पहले बफर क्या होता है, इसका डेफिनेशन। तो एक बफर एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें एक वीक एसिड और एक कंजुगेट बेस, या तो एक वीक बेस या फिर कंजुगेट एसिड, इसका मिक्सचर होता है बफर। अब बफर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसमें एक डेफिनेट पीएच होता है, मतलब उसका एक फिक्स्ड पीएच होता है। एक पीरियड ऑफ टाइम पे जब हम लोग बफर को रखते हैं तो उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता है, कांस्टेंट बना हुआ रहता है। उसको अगर हम लोग बफर को डाइल्यूट भी करते हैं तो भी उसके पीएच में चेंज नहीं आएगा। और अगर उसमें हम लोग एक थोड़ा सा भी अमाउंट एसिड का या फिर बेस का डालते हैं तो उसका पीएच चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब पीएच एसिडिटी या बेसिक को बताता है तो हम लोग उसमें अगर एसिड डालते हैं तो एसिडिटी शो करेगा, बेस डालते हैं तो बेसिसिटी शो करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बफर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ये 2 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को इसको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। सो टाइप्स ऑफ बफर में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले है एसिड बफर। 3 तरीके के बफर होते हैं, एसिड बफर, बेसिक बफर, सिंपल बफर। पहला है हमारा एसिड बफर। एसिड बफर क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर में होगा कि जो एसिड है वो वीक रहेगा, उसी का सॉल्ट रहेगा और एक बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि बोरिक एसिड है और बोरेक्स, ये दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो एसिडिक बफर बनता है। उसके बाद है हमारे पास बेसिक बफर। बेसिक बफर, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें जो ये बेसिक बफर है, इसमें जो बेस है वो वीक रहेगा और जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और बेस का ही सॉल्ट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जो ग्लाइसिन है उसके साथ ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, इन दोनों का सॉल्यूशन। उसके बाद आता है सिंपल बफर, ये थर्ड टाइप है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ एसिड सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड। इसका मतलब कि इसमें एक नॉर्मल सॉल्ट रहे, मतलब नॉर्मल सॉल्ट रहेगा और एसिड सॉल्ट रहेगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ क्या है, एसिडिक बफर में एसिड वीक है और बेसिक बफर में बेस वीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस रिडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का रिडक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है? अ reducing sugar in any sugar that is capable of acting as a reducing agent. In the alkaline solution, a reducing sugar form some aldehyde or ketone which allows it to act as a reducing agent. मतलब कि जो रेड्यूसिंग शुगर है उसमें कुछ ऐसे शुगर रहते हैं जो किसी भी चीज़ को रिड्यूस करने के काबिल होते हैं, मतलब कि वो एक रिडक्शन एजेंट की तरह काम करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग शुगर। और मोनोसेकेराइड क्या होता है? वो एक रेड्यूसिंग एजेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं जैसे कि बेनेडिक्ट्स रिएजेंट जो होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, द शुगर बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। जो शुगर है वो रेड्यूस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ऑल मोनोसेकेराइड आर रेड्यूसिंग शुगर अलॉन्ग विथ सम डाइसेकेराइड, सम ओलिसेकेराइड एंड सम पॉलीसेकेराइड। इसके बाद हम लोग मोनोसेकेराइड के टाइप्स देखेंगे। द मोनोसेकेराइड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, द एल्डोज विच हैव एल्डिहाइड ग्रुप एंड द कीटोज विच हैव कीटोन ग्रुप। कीटोज मस्ट फर्स्ट ऑटोमराइज टू एल्डोज बिफोर दे कैन एक्ट एज reducing sugar. द कॉमन डाइटरी मोनोसेकेराइड गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आर reducing sugar. जो मोनोसेकेराइड है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, एक एल्डिहाइड
जिसको हम लोग बोलेंगे एल्डोज, दूसरा कीटोन वाला ग्रुप जिसको हम लोग बोलेंगे कीटोज। जो कीटोज हैं वो पहले टोटोमराइज होता है, मतलब उसके स्ट्रक्चरल चेंज होता है उसमें, उसके बाद वो रेड्यूसिंग शुगर बनता है। और जो कॉमन डाइटरी मोनोसेकेराइड हैं, मतलब कि अगर मोनोसेकेराइड का डेफिनेशन भी पूछता है तो हम लोग इन 3 टर्म को उसमें लिख सकते हैं, जो है गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। उसके बाद आता है, और ये तीनों ही रेड्यूसिंग शुगर हैं, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज एंड मेम्ब्रेन लिपिड। अब इससे क्या पता चलता है कि लिपिड 2 तरीके के रहते हैं, एक स्टोरेज लिपिड, दूसरा मेम्ब्रेन लिपिड। पार्ट ए में हमने स्टोरेज लिपिड के क्वेश्चंस भी पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं स्टोरेज लिपिड और मेम्ब्रेन लिपिड होता क्या है और उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। अब जो स्टोरेज लिपिड है, प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसरॉल, जिसको टैग्स बोलते हैं, आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोर एंड इंसुलेशन इन सेल। दे आर कंपोज्ड ऑफ अ ग्लिसरॉल बैकबोन विथ 3 फैटी एसिड चेन अटैच्ड। इसमें 3 फैटी एसिड चेन होता है, ये चीज़ हम लोग उसमें भी पढ़े थे, जिसको हमने नाम दिया था ट्राइग्लिसराइड, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्राइग्लिसरॉल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टैग्स। ठीक, तो अगर टैग भी पूछा जाता है तो अपने को यही लिखना है। तो ये स्टोरेज लिपिड क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है और हमारे सेल्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। यह है स्टोरेज लिपिड का फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे मेम्ब्रेन लिपिड। तो एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू मेम्ब्रेन टेंशन, रिजिडिटी एंड ओवरऑल शेप. After an injury, the biophysical property of the plasma membrane and the individual lipid themselves are altered, eliciting changes to membrane rigidity and fluidity. मतलब कि लिपिड में हमने क्या देखा कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है और एनर्जी स्टोर कर रहा है, लेकिन जो मेम्ब्रेन लिपिड है ये क्या करता है, जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं उसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, वो उनके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है या कंट्रीब्यूट करता है कहा जा सकता है। जैसे कि जो मेम्ब्रेन का टेंशन है, रिजिडिटी है, मतलब कि हमारे सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, वो मेम्ब्रेनस लिपिड प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले डीएनए देखते हैं हम लोग, फिर आरएनए देखेंगे। इसको एक टेबल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सही होगा। तो पहले डीएनए की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम लोग, फिर आरएनए की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म देख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर, इट हैज़ डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट बैकबोन हैविंग 4 डिस्टिंक्ट फेजेस, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन. It is located in the nucleus of cell and in the mitochondria. The function of DNA is the transmission of genetic information. It acts as a medium for long-term storage. DNA is a double-stranded molecule that has a long chain of nucleotides. DNA replicates on its own. It is self-replicating. The base pairing is as follows, that is guanine pair with cytosine and adenine pairs with thymine. इसका मतलब जो डीएनए है वो एक लॉन्ग पॉलीमर चेन है, इसमें होता है डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट, और इनमें 4 अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, जो कि है थायमिन, मतलब कि टी से डिनोट किया जाता है, एडेनिन ए से डिनोट किया जाता है, साइटोसिन सी से डिनोट किया जाता है एंड गुआनिन जी से डिनोट किया जाता है। अब इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं ATCG, मतलब कि एट छत्तीसगढ़। मैं ऐसा याद करती थी, ए से हो गया अपना एडेनिन, टी से थायमिन, सी से साइटोसिन एंड जी से गुआनिन। उसके बाद आया अपना इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अगर क्वेश्चन आता है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। जो डीएनए का फंक्शन है, वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म, उनके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करता है और उसका ट्रांसमिशन करता है डीएनए, मतलब कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए एक मीडियम का काम करता है डीएनए। उसके बाद डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब कि 2 स्ट्रैंड बना हुआ रहता है इसमें, उसमें एक लॉन्ग चेन होता है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए खुद से रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेशन का मतलब इंक्रीज इन द नंबर, वो खुद से इंक्रीज होते जाता है।
और जो डीएनए के बेस पेयर्स हैं, मतलब हम लोग ये तो देख लिए कि उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं या 4 डिस्टिंक्ट बेसेस होते हैं, पर वो पेयर कैसे करेंगे? अब डबल स्ट्रैंड है मतलब पेयर करेंगे, तो कैसे पेयर करते हैं? जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है, जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ पेयर करता है। ये हो गया डीएनए की प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग देखेंगे आरएनए की प्रॉपर्टीज़। तो आरएनए इज़ अ पॉलीमर विथ राइबोज एंड फॉस्फेट बैकबोन विथ 4 वेरिंग बेसेस, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। डीएनए में भी 4 बेस होते हैं। इसमें होता है, उसमें हम लोग देखे थे एट सीजी, ये होता है हमारा AGCU, मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो सेल के साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में या फिर राइबोसोम में। डीएनए में हमने कहाँ देखा था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। अब आरएनए इज क्रिटिकल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कोड दैट इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन क्रिएशन फॉर द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। मतलब ये भी ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि डीएनए भी रिस्पॉन्सिबल है, पर कहीं ना कहीं इसमें जो ट्रांसमिशन है वो एक क्रिटिकल प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि और आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और शॉर्टर चेन होता है। डीएनए में हम लोग क्या देखे थे कि लॉन्ग पॉलीमर चेन होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए खुद से रेप्लिकेट नहीं होता है, पर हमने डीएनए में देखा कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए व्हेन रिक्वायर्ड। द बेस पेयरिंग इज एज फॉलोज। इसमें जो बेस पेयर है, मतलब जो चारों बेसेस हैं वो आपस में कैसे पेयर करते हैं, तो जैसे कि हमने इसमें देखा था कि गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है, ये चीज़ इसमें सेम है कि गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। लेकिन इसमें जो है डीएनए में एडेनिन पेयर कर रहा है अपना थायमिन के साथ, पर यहाँ पे थायमिन रिप्लेस हो रहा है अपना यूरेसिल से, तो एडेनिन पेयर करेगा यूरेसिल के साथ। डन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम लोग देखते हैं 3 बेस पे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला स्ट्रक्चरल बेस में, दूसरा फिजिकल बेस में, और तीसरा हेल्थ में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्ट्रक्चर, दे हैव नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर सैचुरेटेड विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अनसैचुरेटेड फैट हैव वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। जो सैचुरेटेड हैं उनमें कोई भी डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब जो उनमें कार्बन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से सैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड है कहने का मतलब कि वो उनकी जो आउटर ऑक्टेट होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। उसके बाद जो अनसैचुरेटेड है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है अपना, या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकता है। उसके बाद अपन देखेंगे फिजिकल स्टेट के बेस पे। दे आर टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड एग्जिस्ट इन ऑयल फॉर्म बट कैन ऑल्सो अकर इन सॉलिड फूड। जो सैचुरेटेड फैट है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर रहता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आया अपना इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ पे इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। दे आर नॉट द गुड फॉर आवर बॉडीज बिकॉज कंज्यूमिंग फूड कंटेनिंग सैचुरेटेड फैट इंक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर ब्लड। द हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियक डिसीज। हम लोग को सैचुरेटेड फैट जो है वो हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये हम लोग हमारी बॉडी के लिए गुड फूड नहीं है। इसमें से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है हमारे ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होता है तो जितने भी कार्डियक डिसीज़ हैं उसके लिए हम लोग प्रोन हो जाते हैं। उसके बाद आया अपने पास अनसैचुरेटेड। दे आर मच बेटर फॉर आवर हेल्थ देन सैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट कैन हेल्प टू लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज. Polyunsaturated fat are essential for our bodies to function as they help with blood clotting and muscle movement. These are omega-3 and omega-6 acid which are also beneficial for the health of our hearts. मतलब कि जो अनसैचुरेटेड फैट है ये हमारे लिए सैचुरेटेड फैट कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेटर है। इसमें जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हैं उसके रिस्क कम होते हैं, और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग है या फिर मसल्स का मूवमेंट है उनको ये रेगुलेट करते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं ओमेगा-3, ओमेगा-6, जो कि हमारे हेल्थ और हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ क्लासीफाई प्रोटीन विद द एग्जाम्पल। प्रोटीन को हम लोग को क्लासीफाई करना है। तो दो तरीके से प्रोटीन क्लासीफाइड होता है, बेस्ड ऑन इट स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन कंपोजिशन। तो स्ट्रक्चर में कैसे होगा, फाइब्रस, ग्लोबुलर और इंटरमीडिएट प्रोटीन। फाइब्रस मतलब फाइबर के फॉर्म में, और ग्लोबुलर मतलब सर्कुलर फॉर्म में, और इंटरमीडिएट प्रोटीन मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं रहता है। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग को याद करने होंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन कंपोजिशन। इसमें जो दो तरीके का होता है, एक सिंपल प्रोटीन होता है, एक कंजुगेट प्रोटीन होता है। सिंपल में आएगा अपना एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन और स्क्लेरोप्रोटीन, और कंजुगेट में आएगा अपना फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। अब जब ऐसे क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर अपना जो डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन आते हैं, हर डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन को अपन को टेबल में, अगर हमारे पास एग्जाम हॉल में टाइम है, हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। और जो क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, अगर आप उसको डिस्क्राइब भी करते हैं, पर पहले आप उसका चार्ट बना लीजिए, फिर नीचे में उसको डिस्क्राइब करिए। इस तरीके से वो एक शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाता है कि हाँ आपको नॉलेज है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ एक्सप्लेन एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली है, और ये क्या बोल रहा है कि जो एग्रोबैक्टीरियम है उससे हम लोग जीन का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को अपने को एक्सप्लेन करना है। तो वन बाय वन एक एक स्टेप को पढ़ के हम लोग उसको समझते जाएंगे। सबसे पहला है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ऑल्सो नोन एज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, is method used to introduce new genes into DNA of plants. This technique involves the use of naturally occurring soil bacterium called Agrobacterium tumefaciens, which has the ability to transfer a piece of its own DNA called the tDNA into the host plant's genome। मतलब ये डेफिनेशन टाइप का पॉइंट है कि जो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र है, इसको हम लोग, ये क्या है, तो जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके थ्रू जो हम लोग डीएनए को किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, तब हम लोग उसको बोलेंगे एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। मतलब कि इसमें हम लोग मीडिएटर के फॉर्म में एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या होता, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है, इसको मैं कोई इटैलिक्स करना था, आई एम सॉरी फॉर दैट। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी साइंटिफिक नेम्स हैं उन सब को हम लोग रिटर्न फॉर्म में जब लिख रहे हैं हम लोग उसको अंडरलाइन करना है। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है इसमें एबिलिटी होती है कि ये खुद के डीएनए के पीस को, जिसको हम लोग tDNA बोलते हैं, उसको होस्ट प्लांट जीनोम में ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये बिगिन होता है बाय इंसर्टिंग द डिजायर्ड जीन इनटू अ प्लाज्मिड वेक्टर विच इज स्मॉलर सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑन द होस्ट जीनोम। The plasmid vector also contains the necessary regulatory sequence to control the expression of the inserted genes। मतलब कि जिस जिस डिज़ायर्ड जीन को हम लोग को ट्रांसफ़र करना है या किसी होस्ट में इंसर्ट करना है, उसको हम लोग पहले प्लाज्मिड वेक्टर तक उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट द प्लाज्मिड वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। Once this bacterium, the plasmid vector is recognized by the bacterium naturally transferred machinery which packages the tDNA and delivers it into the host plant genome। मतलब कि फिर जिस प्लाज्मिड वेक्टर में हम लोग उस डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट किए हैं, उस प्लाज्मिड वेक्टर को हम लोग किस में इंसर्ट करेंगे या किस में इंट्रोड्यूस करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम में। फिर जो ये, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें से हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर को एग्रोबैक्टीरियम में इंसर्ट कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार जब हम लोग इस प्रोसेस को कर लेते हैं, फिर जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसको बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बाद उसको नेचुरल ट्रांसफ़र मशीनरी से उसको डिलीवर कर देता है हमारे होस्ट प्लांट जीनोम में। उसके बाद जो tDNA है is integrated into the host plant DNA, resulting the transfer of the gene into the plant genome। The transformed plant cells can then be selected and regenerated into whole plant by using tissue culture technique। फिर एक बार जब ये tDNA उसमें इंट्रोड्यूस हो गया है होस्ट प्लांट डीएनए में, तब हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल है
वहाँ से हम लोग एक सेल ले सकते हैं या फिर उसके होल प्लांट को ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं या एक्स प्लांट ले सकते हैं, और उसको टिश्यू कल्चर के मेथड से एक होल प्लांट में हम लोग उसको ग्रो करा सकते हैं। ये हो गया हमारा एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज डिफाइंड ट्रांसजेनिक एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सो ट्रांसजेनिक क्या होता है और क्रॉप इम्प्रूवमेंट में उसके क्या इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसजेनिक क्या होता है? अ ट्रांसजेनिक प्लांट इज अ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वेयर जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब एक मॉडिफाइड प्लांट जिसमें हम लोग जीन को ट्रांसफ़र किए हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स को यूज़ करके। ये होता है हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट। अब इसके एडवांटेज क्या हो गए? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग किसी प्लांट में उसको अल्टर कर रहे हैं, उसमें मेहनत करें किसी के ऊपर, तो क्यों करेंगे? क्योंकि ताकि हमको उससे फ़ायदा हो। तो क्या फ़ायदा हो सकता है उस पॉइंट को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला होगा हमारे पास सेल्फ लाइफ बढ़ सके उसका, हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, पेस्ट रेजिस्टेंट, टॉलरेंट टू हीट एंड कोल्ड, ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड वेरियस बायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब कि उसके सेल्फ लाइफ बढ़े। इससे क्या होगा? जो भी हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो डिटोरिएट हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, हम लोग उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद हायर यील्ड, हम लोग किसी चीज़ का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करता है? जो आउटकम है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ फैक्टर्स लाते हैं जिससे यील्ड बढ़ रहा है, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। उसके बाद है हमारे पास इम्प्रूव क्वालिटी, मतलब जो उसकी क्वालिटी है, उस प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो पेस्ट का रेजिस्टेंट है वो पेस्ट रेजिस्टेंट होगा, मतलब उसमें लॉस नहीं होगा। फिर टॉलरेंट टू हीट एंड कोल्ड, जो हीट और मतलब एबरेंट वेदर कंडीशंस आ जाती हैं जिनके कारण हमारे क्रॉप को फेलियर का सामना करना पड़ता है और जिससे हमारा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। तो अगर वो टॉलरेंट रहेगा कि हीट के, अगर एबरेंट हीट आ जाता है तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, या अबरेंट कोल्ड आ जाता है तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली और नेचुरली दोनों तरीके से बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आया ड्रॉट रेजिस्टेंस। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है, अगर ड्रॉट के कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर रहा है तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। फिर और बहुत सारे बायोटिक रेजिस्टेंस, जो दूसरे बायोटिक रेजिस्टेंस है जैसे कि डिसीज़ वगैरह, इन सब से भी अगर वो रेजिस्टेंस रहेगा तो हमारे लिए वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम का डेफिनेशन हमने पहले देखा था पार्ट बी में कि एंजाइम क्या होता है। यहाँ पे हमें उसके सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखनी है। एंजाइम इनिशिएट एंड एक्सेलरेट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिपेंड्स अपॉन द एसिडिटी ऑफ मीडियम, दैट इज pH specific. Each catalyst is most active at the specific pH. For example, pH 2 for pepsin and pH 8.5 for trypsin. Most intercellular enzyme function at near neutral pH. Enzymes can accelerate the reaction in either direction. All enzymes possess active sites which participate in the biochemical reaction. Enzymes are very unstable compound, mostly soluble in water, dilute glycerol, NaCl, and dilute alcohol. Enzymes act actively at optimum temperature. All enzymes are protein in nature, but all protein may not be enzyme. Enzyme lower the energy of activation of substance molecule, so the biochemical reaction can take place at normal body temperature, which is 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो एंजाइम है, हमने पहले भी ये देखा था कि जो एंजाइम है वो क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जिसके कारण रिएक्शन की स्पीड तो बढ़ती है पर एंजाइम वहाँ पे अल्टर नहीं होता है। उसके बाद जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो एक फिक्स्ड पीएच पे काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स मतलब पीएच स्पेसिफिक। हर एक कैटलिस्ट का एक अलग अलग पीएच रेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो पेप्सिन है वो pH 2 पे अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ट्रिप्सिन है वो 8.5 पे अच्छा परफॉर्म करेगा, और जो बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे इंट्रासेलुलर होते हैं, और जो न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल पीएच रेंज मतलब 7, यहाँ पे बेटर परफॉर्म करते हैं। अब जो एंजाइम है वो रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन में इनिशिएट कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड।
जितने भी जो एंजाइम है उनमें एक एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट मतलब ये नहीं है कि ऐसा एंजाइम हम लोग डाल दिए वो कहीं से कुछ बाइंड वगैरह नहीं करेगा, वो कैसे इनिशिएट करेगा, कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना। तो हर एक एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है जहाँ से वो बाइंड होता है और रिएक्शन को प्रोसीड करता है। इसी को हमने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि लॉक एंड की मैकेनिज्म। उसके बाद आया अपना जो एंजाइम है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सही काम करता है, मतलब कि जो रूम टेम्परेचर है उस पर सही काम करता है। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है। जो कुछ एंजाइम जैसे कि यहाँ पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन का एग्जांपल लिया गया है, ये पीएच रेंज के लिए है, वैसे ही कुछ हैं टेम्परेचर के लिए भी। नेक्स्ट वी सी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। यही सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके स्कोप को आई डोंट थिंक कि डिस्कस करने की ज़रूरत है। यू कैन राइट इट इन द बेटर फॉर्म इन योर ओन वर्ड्स। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन पीसीआर टेक्निक एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पार्ट डी में भी पूछा जा सकता है। सो लेट्स सी इट। PCR is a very sensitive technique that allows rapid amplification of a specific segment of DNA. PCR makes billion of copies of a specific DNA fragment or gene, which allows detection and identification of gene sequence using visual techniques based on size and charges. PCR क्या है? सबसे पहले फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये लिखना है आपको। उसके बाद पीसीआर क्या है? तो पीसीआर एक सेंसिटिव टेक्निक है जिससे डीएनए का रैपिड एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब इंक्रीज इन द नंबर। तो इससे क्या हो रहा है? डीएनए के सेगमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब नंबर में बढ़ते जा रहे हैं। तो पीसीआर क्या करता है? बिलियन ऑफ कॉपीज बना लेता है। आपके पास सिर्फ एक डीएनए है, लेकिन उस डीएनए में अगर आप पीसीआर टेक्निक फॉलो करते हैं तो आप बिलियन ऑफ डीएनए उससे बना सकते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले डीनेचुरेशन। इसका एक टेबल दिया होगा आपके बुक में, उस टेबल की स्क्रीनशॉट मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई, बट आप उसको देख लीजिएगा। इसके स्टेप्स को मैं बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप है अपने पास डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं हम लोग? जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं उसको हाई टेम्परेचर जो 94 डिग्री सेल्सियस है उससे अलग किया जाता है। फिर अगला स्टेप होता है अनीलिंग। फिर होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब उसमें क्या होता है, एक सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग उसमें अटैच करते हैं, फिर वो अदर डायरेक्शन में अपने आप को प्रोसीड करता है। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, हम लोग पहले ही पढ़े हैं। तो उसके जो एंडिंग होते हैं, एक 5' एक 3', वहाँ पे अटैच होता है और फिर वो उससे एक्सटेंड होता है। उसके बाद आया अपना एनालिसिस विथ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड होता है, उससे हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। तो जो पहला स्टेप है डीएनए में वो इस तरीके का होता है डीएनए, ठीक, ये हो गया अपना बेसिस। तो डीनेचुरेशन जब होता है तब ये अलग अलग स्ट्रैंड में टूट जाते हैं इस फॉर्म में। उसके बाद जब हम लोग अनीलिंग करते हैं, अनीलिंग में इसका एक्सटेंशन होता है। उसके बाद जो एक्सटेंशन है हमारा, एक्सटेंशन में क्या होता है, जैसे कि डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये हो गया अपना 5', ये हो गया अपना 3', फिर ये हो गया अपना 3' और ये हो गया अपना 5'। तो क्या होगा, यहाँ पे 5' वाला अटैच होगा, 3' के अपोजिट में 5' वाला अटैच हुआ। ये यहाँ पे अटैच होकर क्या करेगा, अपने आप को बढ़ाते जाएगा थ्रू द यूज़ ऑफ एंजाइम। तो ये होता है डीएनए का प्रोसेस। So let us go to the last question of part C, that is शॉर्ट नोट ऑन एम्ब्रायोजेनेसिस। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पीसीआर है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई कि इसमें क्या होता है, वो बिलियन ऑफ कॉपीज़ बना लेता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है, ठीक, मतलब कि लेबोरेटरी कंडीशन या फिर क्लिनिकल टेक्निक्स का यूज़ करके हम लोग डीएनए का नंबर बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में जब स्टडी करना है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, तब हम लोग डीएनए के थ्रू उसका यूज़ मतलब स्टडी कर सकते हैं। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के जब भी हम लोग किसी के लिए हम लोग जब भी प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करें तो हमको पता होना चाहिए कि उसका कॉजल क्या है, मतलब किस कारण वो हो रहा है, तो उसके स्टडी के लिए भी ये यूज़ होता है।
उसके बाद है अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी, दैट इज शॉर्ट नोट ऑन एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, इस पर एक छोटा सा नोट लिखना है। इसमें जो आंसर है इससे आपको एक्सटेंड करके लिखना है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। दैट इज प्लांट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ऑल्सो प्लांट एम्ब्रायोजेनेसिस is a process that occurs after the fertilization of an ovule to produce a fully developed plant embryo. This is pertinent stage in the plant life cycle that is followed by dormancy and germination. तो ये जो एम्ब्रायोजेनेसिस है ये डॉर्मेंसी और जर्मिनेशन के बाद होता है। मतलब कि पहले डॉर्मेंसी है, एक जब भी एक कोई सीड है वो डॉर्मेंट स्टेज में है। जब हम लोग उसको ग्रो करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन उसको मिलता है तो क्या होता है, उसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, जिसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग प्लांट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद होगा, जिसमें से जो प्लांट है वो इनिशियल स्टेज से एक फुल्ली ग्रोन में रेडी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट डी। सो लेट्स गो टू द पार्ट डी। पार्ट डी में अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब कि बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है, जब हम लोग इन सब का स्टडी करते हैं तब हम लोग उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री से क्या होगा, टू इवेलुएट न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सीरियल, पल्स, पोल्ट्री एंड कैटल फीड, डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बेटर जीनोटाइप, रिमूवल एंड इनएक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिक एंड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट इन फूड, grain in the general and grain legumes in particular by breeding and chemical treatment। जैसे कि सबसे इससे क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं या इवेलुएट कर सकते हैं कि किसी भी सीरियल में, पल्स में, पोल्ट्री फीड में या फिर कैटल फीड में जो न्यूट्रिशन का अमाउंट है वो हम लोग जान सकते हैं। जो जीनोटाइप्स हैं उनको बेटर इवेलुएट कर सकते हैं या फिर जो नॉन यूज़ हैं, अनयूजेबल है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करा सकते हैं। जो टॉक्सिक या फिर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर किसी ग्रेन में प्रेजेंट है उसको हम लोग इनएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि जो दाल होता है उसमें बोआ प्रेजेंट रहता है, या फिर जो ट्रिप्सिन, सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रेजेंट रहता है, ग्राउंड नट में अल्फा टॉक्सिन प्रेजेंट रह सकता है रहता है। तो इन सब का जब हम लोग को पता चलता है कि इसमें ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं तो हम लोग इसका इनएक्टिवेशन कर सकते हैं थ्रू बायोकेमिस्ट्री। फिर फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप एंड वेजिटेबल एंड देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। मतलब कि बाय द यूज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम लोग फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया था क्रायो प्रिजर्वेशन में। उसके बाद जो डिसीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं किसी भी वैरायटी में। ड्रॉट रेजिस्टेंस बना सकते हैं उसको। और एक बैलेंस डाइट कैसे करेंगे। सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट मतलब जितनी न्यूट्रिशनल अमाउंट हमारे बॉडी को प्रेजेंट है वो हमको हमारे मील से मिले, ये होता है बैलेंस डाइट। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, जब हम लोग जो फैक्टर्स हैं जैसे कि सीरियल है, पल्स है, इन सब का हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं, हमारे बॉडी का न्यूट्रिशनल नीड देखते हैं। जब हम लोग को कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। उसके बाद जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जैसे कि सिंगल सेल प्रोटीन हो गया, फिश हो गया, मशरूम हो गया, इन सब का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग को क्लासिफिकेशन करना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली चार क्लासेस में डिवाइड होता है, दैट इज़ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड, ये क्वेश्चन आया था आपके मैच द कॉलम में। मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोमर और मोनोसेकेराइड। जो ग्लूकोज है वो मोनोसेकेराइड है। और इसमें क्या एग्जाम्पल होता है, तो मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। उसके बाद आया अपना डाइसेकेराइड,
तो जब दो मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं तो बनता है हमारा डाइसेकेराइड, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट के दो मोनोमर प्रेजेंट रहते हैं। इसके एग्जाम्पल में है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। उसके बाद है थर्ड, दैट इज ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में जो कार्बन, जैसे डाइसेकेराइड में हमने देखा कि वो दो मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर बन रहा है, इसमें दो से ज़्यादा अप टू 9 मोनोमर्स जब कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंट होते हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसका एग्जांपल है ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज। अब आया अपने पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। इसमें क्या होता है, इसमें शुगर के दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, जो पॉलीसेकेराइड है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ची फूड है और इसका जो डाइजेशन है और दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन है वो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इन सब क्वेश्चन को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपको पता चल रहा होगा जो पार्ट ए है वो कहीं ना कहीं इन सब से हमारा कवर हो रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग एग्ज़ाम में पार्ट ए हमेशा लास्ट में सॉल्व करें, पहले आप अटेंड करें पार्ट बी, सी और डी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, क्योंकि जब हम लोग इन पोर्शंस को कवर करते हैं तो कहीं हमको पार्ट ए का आंसर इन सब में मिल जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड। तो इसकी हम लोग पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर अपन देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें है फैट एंड फैटी एसिड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, पर वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि पेट्रोलियम है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, इन सब में फैट सॉल्युबल है लेकिन वाटर में फैट इनसॉल्युबल है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद जो फैट है वो हीट का बैड कंडक्टर है, और जो सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स हैं जिनमें फैट होता है वो जब मेल्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, लेकिन जब जो अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स है वो लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं। मतलब कि सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम लोग देखते हैं तब इसमें हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजेनेसिस, हेलोजेनेसिस, रेंसिडिटी एंड इमल्सिफिकेशन। इन सब को आप लोग एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे, दैट्स इनफ फॉर इट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिफाइन एंजाइम एंड डिस्क्राइब इट क्लासिफिकेशन। एंजाइम को डिफाइन करना है, इसको हमने पार्ट बी में भी डिफाइन किया है, पार्ट सी में भी डिफाइन किया है, और उसके क्लासिफिकेशन को लिखना है। तो सबसे पहले एंजाइम क्या है, एंजाइम आर प्रोटीन दैट एक्ट अपॉन substrate molecule and decrease the activation energy necessary for a chemical reaction to occur by stabilizing the transition state. The stabilization speed up reaction state rate and make them happen to physiologically significant rates. मतलब कि ये क्या करता है, जब भी किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है ये उस रिएक्शन को अदर डायरेक्शन में प्रमोट करता है, इनिशिएट करता है और उस रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। अब जब हम लोग एंजाइम के टाइप्स को देखते हैं तो हम सबसे पहले है हमारे पास ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज। जो ऑक्सीडोरिडक्टेज है, दिस कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करता है। नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्ट मतलब कि रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ये एंजाइम कैटलाइज करता है। एग्जाम्पल में है अपने पास पायरुवेट। उसके बाद ट्रांसफरेज एंजाइम, ये क्या करते हैं, दिस कैटलाइज ट्रांसफरिंग ऑफ केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर कंपाउंड। एन एग्जाम्पल इज ट्रांसमिनेज विच ट्रांसफर्स एन अमीनो group
फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर। ये क्या करता है, जो नाम इन एंजाइम्स के नाम से ही क्लियर है कि ये करते क्या हैं। जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है। ट्रांसफरेज क्या करेगा, किसी भी केमिकल ग्रुप के ट्रांसफ़र, अगर वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब कि कंपाउंड, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको कैटलाइज करेगा हमारा ट्रांसफरेज एंजाइम। इसका एग्जाम्पल है ट्रांसमिनेज एंजाइम, जो क्या करेगा, अमीनो एसिड को, जो अमीनो ग्रुप है उसको एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता है। उसके बाद है अपना हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलिसिस, यह करेगा जितने भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो उनको कैटलाइज करेगा। एग्जाम्पल के लिए जो पेप्सिन हाइड्रोलाइज है, मतलब कि जो पेप्सिन है, एग्जाम्पल है पेप्सिन, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है प्रोटीन में, मतलब उसको सिंपलर कर, उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बीच में प्रेजेंट है उसको तोड़ देता है। उसके बाद लाइएज। लाइएज क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के ब्रेकिंग को इनिशिएट करता है। फिर है अपने पास आइसोमरेज। तो आइसोमरेज क्या करता है, अभी जैसे कि मैं बताई आइसोमर क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये आइसोमर के फॉर्मेशन को कैटलाइज करता है कि उसके हेल्प से ज़्यादा आइसोमर बनते हैं। लाइगेज क्या है, लाइगेज कैटलाइज द एसोसिएशन ऑफ टू मॉलिक्यूल, मतलब कि जैसे कि लाइगेज क्या कर रहा था, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ रहा था, लाइगेज क्या करेगा, सिंपलर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन माइक्रो प्रोपगेशन एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है और इसमें इसके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। तो जो माइक्रो प्रोपगेशन है ये एक प्लांट प्रोपगेशन का मेथड है जिसमें हम लोग एक्सट्रीम स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू को लेते हैं और फिर उसका कल्चर करते हैं, एक मदर मतलब उसको एक कल्चर करते हैं और फिर उसको मदर प्लांट में ग्रो कराते हैं। ये लेबोरेटरी कंडीशन में होता है जिससे कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, मतलब कि माइक्रो प्रोपगेशन क्या है कि इसमें हम लोग प्लांट के किसी भी स्मॉल पार्ट को लेंगे, उसको आर्टिफिशियल ग्रो कराएंगे पहले इन विट्रो कंडीशन में, मतलब कि लेबोरेटरी कंडीशन में। उसके बाद जब ये ग्रो हो जाता है, अच्छे से थोड़ा बड़ा हो जाता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कंडीशन है, उसको टॉलरेट कर सकता है, तब हम लोग इसको इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके 5 स्टेजेस होते हैं। पहला मदर प्लांट प्रिपरेशन, इनिशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, रूटिंग, विनिंग। मदर प्लांट प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो उसका हम लोग बेस लेंगे जिससे हम लोग को प्रोपेगेशन करना है, उसका प्रिपरेशन करेंगे। उसमें ग्रोथ इनिशिएशन कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर रूटिंग कराएंगे और लास्ट में उसका वेनिंग करेंगे। इन सब स्टेप्स को आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले इन सब स्टेप्स को लिखना है, इन लिस्ट करना है, उसके बाद इन सबको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 6, that is what is molecular marker, explain RFLP, RAPD and SSR marker। ये RAPD मार्कर भी हमने सॉल्व करा था मल्टीपल चॉइस में। सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मार्कर क्या है, किसी भी डीएनए का एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट है जिसको हम लोग उसके होल जीनोम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कर। मार्कर मतलब किसी भी चीज़ को जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो मार्कर हुआ। अब इसमें एक्सप्लेन करने बोला है RFLP सबसे पहले। तो RFLP का फुल फॉर्म रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, रिफर्स टू difference or variation among people in their DNA sequence at specific recognized by restriction enzyme. Such variation DNA in different size DNA fragment produced by digesting the DNA with restriction enzyme। इसमें क्या होता है, जो डीएनए है उनके बीच में उनके साइट्स को रेगोनाइज करते हैं, सीक्वेंस को रेगोनाइज करते हैं और उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमर्स मतलब एक डीएनए के एक फ्रैगमेंट को हम लोग देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके बीच में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद आया अपने पास रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए RAPD, जिससे क्वेश्चन आया था आपके पार्टी में, is a PCR based technique which use arbitrary primer which bind to non-specific site on the DNA and amplify the DNA. This amplified fragment are migrated on agarose gel and difference in the band pattern is observed। यही क्वेश्चन आया था आपके
पार्ट ए में जिसका आंसर था आरएपीडी। तो आरएपीडी क्या है, एक पीसीआर बेस्ड टेक्निक है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमर है, प्राइमर मतलब जिससे वो वाले पीसीआर के हम लोग उसमें देखे थे जो बाइंड हो रहा था वो प्राइमर है। तो एक नॉन स्पेसिफिक साइट में बाइंड होता है और डीएनए को मैं एम्पलीफाई करता है, जो उसमें एक्सटेंशन का प्रोसेस देखे थे उसी से एम्पलीफिकेशन होता है। ठीक, तो ये जो एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है, मतलब वो जो डीएनए का पार्ट है, उसको एगरोस जेल का एक प्लेट आता है, उस पर हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उस पर जो केमिकल सप्लाई करने के बाद या प्रोसीजर करने के बाद हम लोग को उसमें एक बैंड मिलता है। बैंड मतलब एक रिमार्केबल साइज़ मिलेगा, रिमार्केबल स्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अपने पास आया SSR। ये क्या होता है, इसको हम लोग माइक्रो सैटेलाइट भी बोला जाता है। तो ये क्या है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है। ठीक, जब ये सीक्वेंस क्या होता है, बेस पेयर, मतलब हर डीएनए में बेस पेयर प्रेजेंट होगा। तो जब ये कंटिन्यू एक लिमिटेड बेस पेयर तक रिपीट होता है, तब हम लोग उस पैटर्न को इसमें अब्जॉर्व करके इसको मार्कर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पार्ट डी का, जो कि है व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी IBSC एंड राइट इट्स वर्क। इस IBSC को IBC के फॉर्म में भी बोला जाता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो IBSC क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है अपने को, फिर भी हम देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी ये क्या करता है, जितने भी रिसर्चेज हैं यूजिंग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर सिंथेटिक डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट आरएनए है या सिंथेटिक आरएनए है, इन सब का जो भी रिसर्च हो रहा है इन पे, उस सब को रिव्यू करता है कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो अलाउड हैं या नहीं, कहीं पे कोई रूल डिटोरिएट तो नहीं हो रहा है, कोई क्वालिटी ख़त्म तो नहीं हो रही है, उसको अप्रूव करता है। और एक रिसर्च पे हर एक रिसर्च या हर एक स्टेप पे अपना कंट्रोल या अपना साइट रखता है। ये होता है IBSC। ऑल वर्क इन्वॉल्विंग बायोहैज़र्ड इंक्लूडिंग रिकॉम्बिनेंट और सिंथेटिक इज रिव्यूड बाय द इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। जितने भी जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं जिससे बायोहैज़ार्ड्स हो रहे हैं, या फिर जैसे कि अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, या सिंथेटिक डीएनए या सिंथेटिक आरएनए, उन सब को रिव्यू करता है अपना ये कमेटी, जो है कि है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आई थिंक कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको हेल्प हुआ होगा, एंड आई वॉन्ट टू विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। यू हैव मेड इट, यू completed it somewhere. According to this lecture, your half syllabus is I think completed. So don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.